हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 27 जनवरी के न्यूज़ डिस्कशन में। तो आज का जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है पहला, तदर्थ न्यायाधीशों को लेकर एड हॉक को लेकर। तो एड हॉक जो न्यायाधीश होते हैं, तो हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत के हाई कोर्ट में 60 लाख से ज़्यादा केस पेंडिंग चल रहे हैं और जो मुख्यतः किससे आपराधिक मामलों से। तो ऐसे मामलों की सुनवाई जल्दी होनी चाहिए। तो जल्दी सुनवाई के लिए जो तदर्थ न्यायाधीशों के पद खाली पड़े हैं उन पर नियुक्ति होनी चाहिए। तो संवैधानिक प्रावधान क्या है, आर्टिकल 224 का ए ये कहता है कि हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति की अनुमति से क्या करना है कि किसी जो रिटायर्ड जज हो चुके हैं उन्हें दोबारा से काम करने के अनुरोध की अनुमति देता है। कौन सा आर्टिकल, 224 का ए। तो इसे डिटेल से थोड़ा देखते हैं। तो हाई कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों के बारे में, तो उच्च न्यायालय को मतलब हाई कोर्ट को लंबित मामलों से निपटाने में ये मदद करता है। और इसमें आते कौन है तदर्थ न्यायाधीशों में, सेवानिवृत्त न्यायाधीश इंपोर्टेंट रहेगा। इसमें सेवानिवृत्त आएंगे जो रिटायर्ड हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास अनुभव होता है और न्यायिक प्रणाली प्रणाली में वो क्या होंगे, सक्षम होते हैं। तो ये हो सकता है। अस्थायी नियुक्ति होती है, चूंकि वो रिटायर्ड हो चुके हैं तो ये नियुक्ति कैसी होगी, जब तक जरूरी काम है तब तक के लिए ही वो नियुक्ति होती है। लंबित मामले मुख्यतः कौन से मामले देखेंगे, तो आपराधिक मामले जो बैकलॉग के हैं, मतलब जो डले पड़े हैं आपराधिक मामले, उन्हें देखेंगे। संवैधानिक प्रावधान कैसे है, तो 224 का जो हमने एक ए आर्टिकल देखा है, जो वो हाई कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात कहता है। और सुप्रीम कोर्ट में ऐसा ही आर्टिकल है 127, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की अनुमति का प्रावधान करता है। कहाँ पे, हाई कोर्ट में। मुख्य न्यायाधीश का अधिकार क्या है, तो जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा वही अनुरोध करेगा किससे, जो रिटायर्ड हो चुका है जज, उससे अनुरोध किया रह जाएगा। अगर वो स्वीकृति देता है तो राष्ट्रपति की सहमति से क्या होता है, नियुक्ति होती है। अब इनके बारे में और ज़्यादा डिटेल से देखते हैं थोड़ा कि नियुक्ति की प्रक्रिया कैसे होती है। ये तो प्रावधान संवैधानिक प्रावधान है जो 224 के ए में लिखे हुए हैं। पर जो प्रक्रिया है वो 1998 में मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के द्वारा बताई गई थी। तो प्रक्रिया क्या है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश की एक तो सहमति चाहिए होगी, सहमति चाहिए। और मुख्य न्यायाधीश जो होगा, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा, वो मुख्यमंत्री को ये बात कहेगा, मुख्यमंत्री को मतलब नाम की सिफारिश करेगा। फिर केंद्रीय मंत्रालय की भूमिका आएगी। केंद्रीय मंत्रालय में कौन सा मंत्रालय, मतलब यहाँ से कहाँ जाएगा, सीएम के पास से केंद्रीय कानून मंत्री के पास। और कानून मंत्री भारत के चीफ जस्टिस से परामर्श करेगा, जो कि कॉलेजियम के तहत होगा। और उसके बाद ये प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सलाह पे ये पद की पे नियुक्ति करते हैं, जो राष्ट्रपति करेंगे। तो पूरी प्रोसेस देखते हैं एक चार्ट के जरिए। तो सबसे पहले क्या होगा, हाई कोर्ट के जो सीजेआई होंगे वो अपनी रिपोर्ट जब उन्हें क्या चाहिए होगा, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है, तो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे वो कहाँ जाएंगे, सीएम ऑफ स्टेट के पास। तो सीएम के पास मतलब मुख्यमंत्री के पास जाएंगे कि ये नियुक्ति करनी है। और वो मुख्य न्यायाधीश के पास जाने के बाद ये रिपोर्ट कहाँ जाएगी, सीएम के पास। और सीएम के पास से ये केंद्र में जाएगी, केंद्र में लॉ मिनिस्टर के पास जाएगी। लॉ मिनिस्टर इसे भेजते हैं भारत के सीजेआई के साथ कंसल्ट करेंगे बैठ के। तो लॉ मिनिस्टर प्लस भारत के जो सीजेआई होंगे वो दोनों लोग कंसल्ट करेंगे। अभी हाई कोर्ट के सीजेआई नहीं, इनका काम केवल सीएम तक था। उसके बाद यूनियन जो लॉ मिनिस्टर है वो सीजेआई से कंसल्ट करेंगे। और कंसल्ट कैसे होती है, ये लोक प्रहरी केस में बताया था। लोक प्रहरी केस 2018 से 21 के बीच चला था। तो 21 में जब जजमेंट आया था तो सीजेआई ने ये कह दिया था कि जो रिकमेंडेशन होगी वो कॉलेजियम व्यवस्था के आधार पर ही होगी। तो अभी हम देखेंगे आगे कॉलेजियम व्यवस्था। पर अभी के लिए प्रोसेस हमें फॉलो करनी है कि हाई कोर्ट के सीजेआई के बाद मुख्यमंत्री के पास, मुख्यमंत्री के पास से ये रिपोर्ट जाएगी कहाँ पे, लॉ मिनिस्टर के पास। लॉ मिनिस्टर कॉलेजियम व्यवस्था के साथ कंसल्ट करेंगे, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ। उसके बाद ये पीएम को रिपोर्ट भेजी जाएगी और पीएम रिकमेंडेशन देंगे फिर राष्ट्रपति को। और अप्रूवल कौन देगा लास्ट में, राष्ट्रपति देगा। और ये अप्रूवल में मुख्य चीज क्या होगी, कॉलेजियम आधार पर होगा। तो कॉलेजियम आधार पर होगा। अब एड हॉक की नियुक्ति कब होती है, हाई कोर्ट में, तो जब हाई कोर्ट में, कोर्ट का कहना है, अब हाई कोर्ट में 20% से ज्यादा जजों के पद खाली हों। जैसे कि 10 जज मान लो हाई कोर्ट में होते हैं, 10 जजों में से अगर 8 जज से कम है तभी ये कॉलेजियम के तहत एड हॉक की नियुक्ति हो सकती है, वरना नहीं होगी। मान लो 10 में से 9 जज हैं तो जो एक जज है उसकी एड हॉक के जरिए नियुक्ति नहीं होगी। कम से कम कितने पद चाहिए, 20 पद
चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में भी एडहॉक होता है, ये 127 के आर्टिकल के तहत है ये। अब देखते हैं 127 आर्टिकल और 128 आर्टिकल के अंतर्गत जो अंतर है प्लस कॉलेजियम व्यवस्था, तो तीन चीजें हमें कवर करनी है। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाले टॉपिक। तो देखते हैं 127 आर्टिकल और 128 आर्टिकल। तो 127 को अगर मजेदार तरीके से समझें तो ऐसा समझो कि एड हॉक जज को बुलाओ। तो एड हॉक जज को बुलाया जाएगा, वापस बुलाया जाएगा। तो जब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कम हो जाती है, क्योंकि अभी 127 देख रहे हैं, तो जब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की संख्या कम हो जाती है और बोझ ज्यादा होता है, जज कम है, तो एडहॉक को बुलाया जाएगा। अब एडहॉक वहां पे देखा था हमने कैसे बुलाए जाते थे, जो हाई कोर्ट में आ रहा था कि चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट का था वो उसके बाद प्रोसेस फॉलो हो रही थी, और वहां कैसे थे, रिटायर्ड जज थे। अब यहाँ देखते हैं कैसे होते हैं कि सीजेआई राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा, क्योंकि यहाँ सीधे जा सकता है, तो सीजेआई राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा, भारत का सीजेआई जो है, और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उस जज की सहमति से सुप्रीम कोर्ट में काम पर बुलाया जाएगा। यहाँ पैटर्न एकदम से चेंज हो गया, वहां था रिटायर्ड जज, क्योंकि हाई कोर्ट में अगर किसी जज को बुलाएंगे तो अब जिला जज को तो नहीं बुलाएंगे, रिटायर्ड जज को बुला सकते हैं, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है। पर जब बात आएगी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जाएगा हाई कोर्ट का जज जो अभी हाई कोर्ट में काम कर रहा है। तो वो राष्ट्रपति को सिफारिश भेजेगा, कौन, सीजेआई भारत का, और राष्ट्रपति कहेगा किसके पास जाके, सुप्रीम जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा उससे, और उस जज की सहमति ली जाएगी जिसे बुलाया जाएगा, और उसके बाद प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और वो जज कैसा होगा, सिटिंग जज होगा, क्योंकि अभी वो रिटायर नहीं हुआ है। जब कहाँ पे बुलाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। तो अंतर हमें जो मेन समझना है वो क्या समझना है, कि हाई कोर्ट का जज जो होता है, जब तदर्थ बुलाया जाएगा एडहॉक, तो वो रिटायर होगा, पर सुप्रीम कोर्ट का रिटायर नहीं होगा, वो हाई कोर्ट में अभी क्या होगा, सिटिंग जज होगा, वो बन रहा होगा। तो ये हमने दोनों के अंतर देखे। 128 आर्टिकल क्या कहता है, रिटायर्ड जज को वापस बुलाओ। सुप्रीम कोर्ट में 128 आर्टिकल कहता है, ये कहता है रिटायर्ड जज को वापस बुलाओ, क्योंकि 127 तो ये कह रहा था कि हाई कोर्ट के जज को बुलाओ। अब यहाँ पे है 128 में रिटायर्ड जज को। तो जब सुप्रीम कोर्ट में बोझ क्या हो, कोर्ट में ज्यादा काम हो जाए, तो रिटायर्ड जज को भी बुलाया जा सकता है, काम एकदम से ज्यादा बढ़ जाए। तो सीजेआई की सलाह पर राष्ट्रपति रिटायर्ड जज की सहमति से, यहाँ पे क्या है, सहमति चाहिए होगी, क्योंकि रिटायर वाला व्यक्ति है, वो घर पे बैठा है, तो उसकी सहमति चाहिए होगी। सर, शर्तें क्या होंगी इनकी, तो रिटायर्ड जज किसी और कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में काम ना कर रहा हो, क्योंकि नाम ही है रिटायर्ड जज, तो रिटायर मतलब रिटायर्ड हो। और ये नियुक्ति कैसे होगी, अब इन्हें जो रिटायर्ड हो चुके हैं पूरे टाइम के लिए तो बुलाया नहीं जाएगा, तो सिर्फ अस्थाई मामलों में मदद करनी होती है, तभी 128 के तहत बुलाया जाता है। तो ये दोनों के बीच हमने अंतर देखे, फिर से एक बार देख लेते हैं। तो 127 में क्या कहेगा, सुप्रीम कोर्ट, भाई हमारे पास क्या है, जज कम पड़ रहे हैं, तो फटाफट एडहॉक पे आ जाओ। किसे बुलाया जाएगा, हाई कोर्ट के जज को। तो हाई कोर्ट का जज कैसा होगा, अस्थाई जॉब है, परमानेंट नहीं है। तो हाई कोर्ट का जज क्या कहेगा, ठीक है लेकिन अस्थाई जॉब है, परमानेंट तो नहीं है। 128 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, रिटायर हो गए हो तो कुछ दिन के लिए वापस आ जाओ, तो रिटायर्ड जज वापस आ जाएगा। अब अंतर दोनों में हमने देख लिया, ये नियुक्ति अस्थाई होती है 127 वाली भी और 128 वाली भी है, क्योंकि ये भी जितने समय के लिए जरूरत है उतने समय के लिए ही सहमति से बुलाया जाएगा। तो ये इनमें अंतर देखा, तो बस यही है कि एक तरीके से क्या है, 127 वाले में हाई कोर्ट से जज उधार मांगे जा रहे हैं और 128 में रिटायर मांगे जा रहे हैं। तो इनका अंतर देखा। अब है जो कॉलेजियम व्यवस्था है, हमेशा सुनी होती है हमने, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कभी भी जज की नियुक्ति होती है वो कैसे होती है, कॉलेजियम व्यवस्था से। तो कॉलेजियम व्यवस्था ठीक है, जैसे कि जब भारत का संविधान लागू हुआ था, तो जो संवैधानिक प्रावधान है उनके आधार पर सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति होती थी। पर आगे चल के 3 जज केस आए थे, उन जज केसों में कॉलेजियम व्यवस्था को जन्म दिया था। अब ये कॉलेजियम व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के जजों को तय करती है, ना कि अब इसमें कार्यप्रणाली या विधायिका का हस्तक्षेप है। तो यह प्रणाली भारत के संविधान में सीधे रूप से तो उल्लिखित नहीं है, क्योंकि ये बाद में आई है, संविधान में तो प्रावधान है। इसे सुप्रीम कोर्ट ने 3 मामलों के तहत बताया है। तो क्या है कॉलेजियम, इसे पूरा देखते हैं। तो कॉलेजियम प्रणाली भारत में उच्च न्यायपालिका मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण
नामांतरण करने की प्रक्रिया है। मान लो मेंस में आ जाए तो इसे ऐसे ही लिखना है कि कॉलेजियम प्रणाली कैसी है, उच्च न्यायपालिका जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होती है, उनमें नियुक्ति के साथ साथ स्थानांतरण भी कॉलेजियम के तहत ही किया जाता है। केवल नियुक्ति नहीं, ट्रांसफर भी कॉलेजियम के तहत ही किया जाएगा। यह एक विशिष्ट भारतीय क्या है, भारतीय प्रणाली है। कैसी? भारतीय है, विशिष्ट भारतीय प्रणाली है जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। अब सोचो, अगर मंत्रिपरिषद या कोई भारत के न्यायाधीशों को नियुक्त करने लगे तो हो सकता है वो स्वतंत्र रूप से कार्य ना कर पाए। तो इस वजह से ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस वजह से ये स्वतंत्र होनी चाहिए। संवैधानिक स्थिति क्या है? यह प्रणाली भारत के संविधान में सीधे तो उल्लेखित नहीं है। इसके बजाय सुप्रीम कोर्ट ने जो केस आए थे उनमें ये प्रावधान किया था। तो कॉलेजियम व्यवस्था की पूरी उत्पत्ति और विकास हम आज देखेंगे। तो पहला है भारत का मतलब पहला न्यायाधीश मामला, इसे ही कहते हैं फर्स्ट जज केस। कब आया था? 1981 में आया था। इंदिरा गांधी हुआ करती थी उस समय प्रधानमंत्री। तो पहला न्यायाधीश केस आया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इसमें कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति का अंतिम अधिकार होगा, मुख्य न्यायाधीश का केवल एक सलाहकार के रूप में होगा। मतलब क्या हुआ? जैसे कि जब सीजेआई की नियुक्ति की जा रही है या फिर हाई सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति की जा रही है, तो जो सीजेआई होगा भारत का, जो मतलब सीजेआई मतलब अगर अन्य की नियुक्ति करी जा रही है तो राष्ट्रपति को केवल सलाह देंगे जो सीजेआई होंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि न्यायाधीशों की अगर नियुक्ति करी जानी है तो राष्ट्रपति का ही अधिकार अंतिम होगा। मतलब जो मोहर लगाएगा, इच्छा होगी, वो किसकी होगी? केवल राष्ट्रपति की होगी। जो मुख्य न्यायाधीश होगा, सीजेआई अगर सलाह दे रहा है तो सलाह केवल कैसी होगी? सलाह के ही रूप में होगी, बाध्यकारी नहीं होगी। ये पहले मैं कहा था, क्योंकि इस समय तक अपनी प्रणाली जो थी वो मजबूत हुआ करती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था ठीक है, राष्ट्रपति ही करेगा जो करेगा, केवल हम क्या देंगे? सलाह देंगे। फिर आता है दूसरा न्यायाधीश केस, 1993 की बात थी। इस केस से ही मतलब जो मेन है कॉलेजियम व्यवस्था शुरू होती है सेकंड और थर्ड से। तो इसमें क्या कहा किया गया था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति को अधिकार को सीमित करते हुए कहा कि मुख्य न्यायाधीश का परामर्श वास्तव में सहमति होगा, और यहीं से कॉलेजियम का जन्म हुआ। पहले ही जज केस में नॉर्मल बात कह दी थी सुप्रीम कोर्ट ने कि राष्ट्रपति के पास ही पूरी पावर है, हम केवल सलाह देंगे। दूसरे केस में जो 93 सेकंड जज केस माना जाता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट सलाह देगा राष्ट्रपति को वो बाध्य होगी उसके लिए, और वही सहमति, ये परामर्श नहीं है, ये सहमति है और ये माननी पड़ेगी। तो ये सेकंड जज केस में आया था। फिर थर्ड जज केस में और आगे सुप्रीम कोर्ट बढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम व्यवस्था को और स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति अगर सलाह देगा तो हो सकता है ना राष्ट्रपति को सलाह गलत दे दे, तो हो क्यों ना, हम 4-5 लोग बैठ जाते हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति करनी हो, मान लो सुप्रीम कोर्ट में जो जैसे 33 जज हैं उनकी नियुक्ति करनी हो, तो सुप्रीम कोर्ट का एक तो सीजेआई बैठेगा, एक सीजेआई बैठेगा प्लस 4 वरिष्ठतम जज बैठेंगे। जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है वो 4 वरिष्ठतम जज बैठेंगे। मतलब टोटल कितने हुए? 5। तो 4 प्लस 1 ये बैठेंगे कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। और ये लोग डिसाइड करेंगे कि राष्ट्रपति को कौन से नाम रिकमेंड करने हैं, और उनमें से राष्ट्रपति चुन के देगा। सेम प्रोसेस जब हाई कोर्ट के लिए होगा, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो हाई कोर्ट का, जब अन्य की करनी है तो हाई कोर्ट का क्या आ जाएगा? जो सीजेआई आ जाएगा, और 2 वरिष्ठतम जज होंगे। तो हाई कोर्ट में कैसे? हाई कोर्ट में केवल कितने जज होंगे? 3। 3 का एक कॉलेजियम बनेगा, 3 रिकमेंड करेंगे और उनके आधार पर ये माना जाएगा। तो अगर सुप्रीम कोर्ट का होगा तो 5 जज हो जाएंगे, एक मुख्य प्लस 4 अन्य, और हाई कोर्ट का होगा तो मुख्य न्यायाधीश प्लस 2 अन्य जज हो जाएंगे। तो उच्च न्यायालय के लिए मुख्य न्यायाधीश प्लस 2, और ये 2 और ये मुख्य न्यायाधीश ये वाले कहाँ के हैं? ये सुप्रीम कोर्ट के ही आएंगे, क्योंकि नियुक्ति कैसे होती है? सुप्रीम कोर्ट से ही होती है। कॉलेजियम में न्याय प्रणाली हमने देख ली। तो कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए नामों का चयन करता है और सिफारिश करता है। कॉलेजियम न्यायाधीशों के स्थानांतरण, नियुक्ति, ये सब यही करता है। कॉलेजियम न्यायाधीशों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश सरकार को करता है, और सरकार के अंडर ही, मतलब राष्ट्रपति जो निर्णय देते हैं, मानते हैं, वो सरकार को ही सलाह मशवरा होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए देख लिया और हाई कोर्ट के लिए भी देख लिया हमने ये दोनों चीजें। कॉलेजियम की विशेषताएं, न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगी और ये सारी पारदर्शिता वगैरह बनी रहेगी। चुनौतियां भी कुछ कहते हैं, मतलब चुनौतियां में क्या, एक तो पारदर्शिता की कमी। अब सुप्रीम कोर्ट के जज ही बैठ के सारे न्यायाधीशों की नियुक्ति कर लेंगे तो इससे पारदर्शिता भी कम होती है। स्वयं पर नियंत्रण है उनका, पक्षपात के आरोप लगते हैं। ऐसे कहा जाता है कि कुछ ही परिवार हैं जो सुप्रीम कोर्ट में क्या है, उनके ही परिवार के जनों का नियुक्ति होती रहती है। तो ऐसे भी कुछ आरोप लगते हैं।
अगला है, फिर इसके लिए सरकार ने कोशिश करी, तो सरकार ने 2014 में एनजेएसी लेके आई। एनजेएसी क्या है? सरकार ने कहा कि संसद ने एनजेएसी मतलब राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग ही हम बनाएंगे, मतलब कॉलेजियम खत्म, हम न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाएंगे। इसमें क्या होगा, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक अलग से तंत्र बनाया जाएगा। इसके तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकार और न्यायपालिका मिलके करेगी। फिर उसमें 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया, कह दिया ये नहीं चलेगा। तो कॉलेजियम के हमने तीनों केस भी देख लिए। पहला केस 81, सेकंड केस जो सेकंड जज केस था 93 और थर्ड जज केस था 98। अब मेन बात है, ये सारी चीजें हो गई हमारी। उसके बाद है तदर्थ न्यायाधीशों के नियुक्ति के बारे में देख ही लिया। ये वाला हाई कोर्ट में क्या पहले हो चुकी है? तो एक तो अगर ऐसे बता पूछा जाए कि बहुत ज्यादा जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति होती है तदर्थ में, तो ऐसा नहीं है, बहुत कम ही होते हैं। ऐसे 2007 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक की नियुक्ति हुई थी, और जो एक न्यायाधीश थे ओपी श्रीवास्तव की, अयोध्या स्वामित्व मुकदमे के लिए। तो ऐसे कम न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, मतलब लगेगा कि ज्यादा की होती होगी पर नहीं होती है। अगला जो आर्टिकल है वो है भारत में गहरे समुद्री मिशन के लिए, तो डीप ओशियन मिशन। तो डीप ओशियन मिशन जो होते हैं वो क्या होते हैं, समुद्र में गहरे, मतलब 5 से 6 हजार मीटर की हम बात कर रहे हैं, तो काफी गहरे। तो डीप ओशियन मिशन जो 500 मीटर तक और अगले वर्ष 6 हजार मीटर तक जाएगा। इस वर्ष 500 मीटर तक ये जाएगा और अगले वर्ष 6 हजार मीटर तक जाएगा। तो भारत का पहला मानव अंडर वाटर सर्वे सबमर्सिबल है ये। तो पहला है, चूंकि ऐसे गगनयान है, तो गगनयान पेपर में आता है, काफी इंपॉर्टेंट रहता है। पहली बार हम अंतरिक्ष में जा रहे हैं, पहली बार अब हम पानी के अंदर जा रहे हैं। तो अंतरिक्ष में जाने से ज्यादा कठिन होता है पानी के अंदर जाना, क्योंकि प्रेशर वगैरह ज्यादा होता है। तो पहला ये हमारा अंडर वाटर सबमर्सिबल मिशन है, जो 500 इस साल जाएगा मीटर गहराई में, और 6 हजार अगले बार जाएगा। पूरी तरह स्वदेशी है। क्या होगा इससे, हम समुद्र के संसाधनों की, जो संसाधन होते हैं समुद्र में, कई सारे खनिज मिलेंगे, जैव विविधता, ये सारी चीजों के बारे में हम जान पाएंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट रहेगा। तो डीप ओशियन मिशन जो है वो एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जो समुद्र की खोज, अब समुद्र में हर चीज प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं, तो गहरे खनन होंगे, मानव युक्त पनडुब्बियों की तकनीक की प्रगति होगी, जलवायु परिवर्तन के लिए यहाँ से मदद मिलेगी, खनिजों का सर्वेक्षण हो सकेगा कि भारत के कौन से एरिया में कौन सा खनिज ज्यादा अच्छा है। और इसी को नाम दिया गया, जैसे एक तो समुद्रयान नाम है, समुद्रयान मिशन जो है, वो जो जहाज जाएगा उसी का नाम है मत्स्य 6000। 6 हजार मीटर तक जाएगा। तो मत्स्य अगर पूछ लेगा मत्स्य क्या है, तो यही है डीप ओशियन मिशन में जो पनडुब्बी जा रही है नीचे, वही है मत्स्य, जिसका नाम रखा है मत्स्य। और एक है बराह करके, तो मत्स्य और बराह ये पनडुब्बी है। उसके बाद है पनडुब्बी के बारे में, जो अब ये पनडुब्बी होती हैं ऐसी बनी हुई, चूंकि ये अंदर तक जाती हैं, काफी प्रेशर होता है, तो इनमें टाइटेनियम काफी यूज होता है। किसी भी पनडुब्बी मतलब हो सकता है, जो बड़ी होती हैं उनमें टाइटेनियम काफी मात्रा में यूज होता है। इसमें कितने लोग जाएंगे, तो 3 दल ही जाएंगे। गगनयान में भी ऐसा ही है, तो 3 दल इसमें जाएगा, और पहली बार ये ऐसा होगा। तो ये भी हमने देख लिया। उसके बाद है प्रारंभिक, इस साल जाएंगे, अगली बार 6 हजार मीटर के आसपास जाएंगे। तो पानी के नीचे सारे खनिज, नई जैव विविधता, ये सबको हमें पता लगाना है। अगला है स्कॉट। अब एक हमने डीप ओशियन में देख लिया, अब हम स्पेस में चले जाएंगे। तो अगला है मिशन स्कॉट। स्कॉट क्या है, स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। अब सोचो, स्पेस में ही हम ये कैमरा लगा दे रहे हैं ऑब्जेक्ट को ट्रैकिंग करने के लिए। अभी तक क्या होता है, सेंसर वगैरह यूज करें, क्यों ना हम कैमरा ही ना लगा दें। तो ये पहली बार है कि मतलब दुनिया में पहले वाणिज्यिक उपग्रहों में से एक है, मतलब चुनिंदा है। तो इसकी मोदी जी ने भी अभी तारीफ की थी, उन्होंने ट्वीट वगैरह किया था कुछ। तो मिशन स्कॉट है। अब मेन बात है, हमारे यहाँ सब इसरो करता है, पर ये इसरो ने नहीं किया, ये दिगंतारा ने किया है। दिगंतारा आदित्य बिरला ग्रुप जो है उनका, जो सिडबी है उनका समर्थित है, मतलब मेन है आदित्य बिरला वेंचर्स का है ये दिगंतारा। तो इसमें क्या है कि ये मिशन स्कॉट है, दुनिया के पहले वाणिज्यिक उपग्रह में से है, जो स्पेस में जाएगा, और यहाँ से क्या करेगा, ट्रैक और निगरानी करेगा, किसे, स्पेस के ऑब्जेक्ट को। अब देखो, ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, मान लो कोई जहाज अगर टूटा है, कोई हिस्सा टूटा है, तो उन्हें ये ट्रैक कर लेगा, ताकि जो दूसरे जहाज में टकरा के नष्ट ना कर दें, क्योंकि स्पेस में एक छोटा सा भी कोई हिस्सा अगर किसी दूसरी सैटेलाइट से टकरा जाता है तो पूरा नष्ट हो जाएगा। तो ये है इसकी विशेषता। स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 12 मिशन पर ये तैनात है, और कुशल, मतलब कहाँ पे है, लो अर्थ ऑर्बिट में। लो अर्थ ऑर्बिट कहाँ, 2000 से, मतलब 180 और 200 मीटर से लेकर, मतलब किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक। तो ये होता है मिशन स्कॉट की विशेषता। क्या है, 5 सेंटीमीटर जितने छोटे ऑब्जेक्ट को भी ये ट्रैक कर सकेगा, और इस पर कोई मौसम का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये काफी अच्छा एक मिशन है, जो अंतरिक्ष में सुरक्षा वगैरह बनाए रखेगा, ताकि ये टकराए ना ये ऑब्जेक्ट वगैरह। तो ऐसे सब ऑब्जेक्ट को ट्रैक करेगा, और 5 सेंटीमीटर तक के।
तो स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस है ये, SSA अगर पूछ ले क्या है तो यही है, SSA। जो ये सैटेलाइट जा रही है ना, जो कैमरा लगा है, तो स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस कैमरा लगा है, तो अवेयरनेस से ट्रैक करना, उनके बारे में जानना है, तो उपग्रह की ट्रैकिंग, मलबा अगर ये है तो निगरानी और टकराव से बचाव, ये सारी चीजें ये SSA बताएगा। तो भारत का स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस प्रयास है ये। तो इस अब इसरो के भी इससे पहले चलते थे, तो इसरो का एक जो सबसे मेन है वो थोड़ा याद रखना है, वो है नेत्र परियोजना। ये भी लगभग ऐसा ही काम करता है, उन्नत रडार और ऑप्टिकल टेलीस्कोप इसमें शामिल होते हैं, जो क्या करता है और स्पेस में ये देखता है। अगला है रोडामाइन बी के बारे में। अब रोडामाइन बी को समझने से पहले चित्र देख लेते हैं। ये वाली चीज हम सबने खाई है बचपन में, तो बूढ़ी दादी के बाल इसे कहते थे। तो यही है रोडामाइन बी। तो इसी में बनाने के लिए रोडामाइन बी यूज होता है, ये सिंथेटिक एजेंट है। अब अभी एक रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया कि इससे कैंसर वगैरह भी हो सकते हैं, क्योंकि ये पेंट वगैरह और ऐसी चीजों में यूज होता है। तो कपड़ा, कागज, चमड़ा उद्योग में इस रोडामाइन केमिकल है जो इसका यूज होता है, और ये कलर दे देता है। तो जो मंचूरियन होती है वो, कॉटन कैंडी जो इसे कहते हैं इंग्लिश में, इसे चमकाने के लिए, चमकीला रंग देने के लिए इसमें यूज किया जाता है। तो पानी में घुलनशील है, पाउडर की तरह होता है, गुलाबी रंग दे देता है। तो FSSAI जो अपना फसाई है, उसने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है रोडामाइन के उपयोग पे। तो रोडामाइन का उपयोग क्या है, कपड़ा, स्याही, ऐसे सौंदर्य प्रसाधन, इन सब में यूज होता है ये। तो मनुष्य में रोडामाइन का प्रभाव क्या होगा, तो हमारी कोशिकाओं में जो ऑक्सीडेटिव तनाव या क्षति पैदा होगी, मतलब मेन बात है सेल होगी, सेल में क्षति होगी, DNA तक क्षतिग्रस्त हो सकता है, और कैंसर की समस्या हो सकती है। और लंबे समय तक अगर कोई इसके संपर्क में रहता है तो लिवर, मूत्राशय, इस सारे में ट्यूमर तक विकास हो सकता है। मस्तिष्क में भी मतलब सेरेबेलम वगैरह में नुकसान हो सकता है। तो ये हमने देखा इसके बारे में। अब FSSAI जो अपना है, उसने इस पर रोक लगा दी है अभी के लिए। बाकी और ये कई सारे कलरफुल जो एजेंट होते हैं, मतलब जिनका यूज किया जाता था कलर बनाने में, उन पे भी रोक लग चुकी है। FSSAI अपना बना कब था, 2006 के एक्ट से बना था। तो इम्पोर्टेंट याद रखना है, जो FSSAI है फसाई, ये कब बना था, 2006 के एक्ट से। मुख्यालय कहाँ है इसका, नई दिल्ली में। क्या करता क्या है, खाद्य सुरक्षा को रखता है विनियमित, पर्यवेक्षित, मतलब जब ऐसे जैसे रोडामाइन हमने देख लिया, उस पर रोक लगा दी, ऐसे ये खाद्य सुरक्षा के संबंध में सारी जिम्मेदारी इसी की है। तो इसमें अध्यक्ष वगैरह होता है, वो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। तो 2006 में आया था। इसमें अगर पूछे कोई संहिता, मतलब न्याय संहिता है, तो 6 महीने की कैद, 5,000 तक का ये जुर्माना तक लगा सकता है। तो ये हो गया। उसके बाद अगला है नौसेना के लिए एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, तो पनडुब्बी डील के लिए। तो मझगांव डॉक ने क्या किया है, जर्मनी के थाइसेन ग्रुप मरीन सिस्टम्स के साथ एक 70,000 करोड़ रुपए की पनडुब्बी डील हासिल करने के करीब, अभी हुई नहीं पर होने वाली है। तो क्या है, जर्मनी के साथ और मझगांव डॉक क्या। अब क्या है, ये प्रोजेक्ट 75 के तहत होगा। इसमें 6 पारंपरिक स्टील्थ पनडुब्बी का निर्माण होगा। स्टील्थ पनडुब्बी मतलब जो रडार में कम आती है या नहीं आती है, तो स्टील पनडुब्बी। अब इसमें सिस्टम क्या है इस पनडुब्बी बनाने का, तो एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम, बस यही याद रखना, एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम है, जो अभी तक हमारे पास कोई पनडुब्बी नहीं है। तो इसमें एक बेस्ट तकनीक यूज होगी। बेस्ट का मतलब है बायो इथेनॉल स्टील्थ टेक्नोलॉजी। तो पेपर में पूछा जा सकता है बेस्ट तकनीक जो अभी चर्चा में रही है क्या है, बायो इथेनॉल स्टील्थ टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या होगा, पनडुब्बी की अगली पीढ़ी की है। जैसे अभी हम पनडुब्बी में मान लो डीजल वगैरह जो कुछ भी ईंधन डालते हैं, वो जाएगी नीचे, और वो उसे जल्दी के मतलब दोबारा लेने के लिए 2-4 दिन में ऊपर आना पड़ेगा। पर जब हम उसमें यूरेनियम वगैरह डालते हैं, तो वो महीनों महीनों तक रहते हैं। जैसे अमेरिका की पनडुब्बी 45 दिनों तक रह सकती है। पर हमारे हमने क्या बनाई है, बेस्ट बायो इथेनॉल स्टील टेक्नोलॉजी। ये 21 दिन तक रह सकती है पानी के अंतर्गत। बायो इथेनॉल इस चूंकि इसमें यूज होगा, क्यों, क्योंकि ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन की आवश्यकता के बिना पानी के नीचे रह सकती है। स्टील्थ क्या होगा, स्टील्थ तकनीक ही होती है जो रडार के पकड़ में नहीं आती है। पानी के नीचे कैसे होगा, तो बायो इथेनॉल का उपयोग करके पानी के नीचे ईंधन को ये दहन कर सकता है। बायो इथेनॉल, इथेनॉल तो हम जानते ही हैं, जो सड़ा गला के ये चीजें जो जैविक अपशिष्ट होते हैं तो बनाते हैं। तो ये अच्छा भी ईंधन होता है। पानी के नीचे 21 दिनों तक ये सफर कर सकते हैं इसमें। तो AIP जो एयर प्रोपल्सन वाला है, इसमें प्रकार क्या होते हैं, एक ईंधन कोशिकाएं होती है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बिजली में परिवर्तित किया जाता है। स्टील स्टर्लिंग इंजन में क्या होता है, ऑक्सीजन और डीजल का उपयोग किया जाता है। मतलब ये कई तरीके का होता है, हम यूज कर रहे हैं बेस्ट को। ईंधन दहन के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उत्पन्न करने के लिए बायो इथेनॉल का यूज किया जाता है। तो यही इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
तो इसमें ये तो हमने देख ही लिया। बायो इथेनॉल का उपयोग किया जाता है कैसे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उत्पन्न करने के लिए। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मतलब वही H2O ने तोड़ रहे हैं, तो बायो इथेनॉल का उपयोग कर रहे हैं। तो ये हुआ। अगला आर्टिकल है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स को लेकर। फिजिकल हेल्थ मतलब राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक। तो राजकोष का मतलब वित्त का कैसा स्वास्थ्य चल रहा है, वित्त स्वास्थ्य कैसा चल रहा है। तो ये है, चूंकि ये पहली बार है और किसने जारी किया? नीति आयोग ने। तो इसके 5 सूचकांक, मतलब जो सूचकांक बनाया, इंडेक्स बनाते तो कुछ मानक होते हैं, तो इसके 5 मानक हैं। 5 मानक है, इंपॉर्टेंट भी रहेंगे, जैसे व्यय की गुणवत्ता, मतलब राज्य कैसे व्यय कर रहा है, गुणवत्तापूर्ण कर रहे हैं कि सब योजना में ही दे रहे हैं। अगला है राजस्व का संग्रह कैसा चल रहा है, राजकोष का कैसा यूज कर रहे हैं, ऋण कैसा है, ज्यादा तो ऋण नहीं ले रहे हैं, ऋण की स्थिरता है, ऋण ज्यादा अचानक बढ़ तो नहीं रहा। तो ऐसे 5 मानक है जिनके आधार पर ये नीति आयोग ने इंडेक्स को लॉन्च किया है। तो क्या है? राजकोषीय वित्त स्वास्थ्य सूचकांक। 18 राज्यों के स्वास्थ्य की जांच की गई है, चुनौतियों और सुधार की जानकारी दी गई है, जिसमें जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है वो 3 है। उत्कृष्ट जो टॉप पे है वो है, एक उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गोवा। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा। और अगर टॉप में 5 पूछ लिए जाएंगे तो छत्तीसगढ़ के साथ झारखंड वाला भी चौथे स्थान पे है और गुजरात भी है। तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात ये टॉप 5 है, पर 3 महत्वपूर्ण ज्यादा रहते हैं। उत्तर प्रदेश कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश अग्रणी वाले में। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश कहाँ पे? अग्रणी वाले लिस्ट में आ जाएंगे हम, तो 6-7 नंबर पे हम आ जाएंगे। नीति आयोग के बारे में, चूंकि नीति आयोग ने किया है, तो नीति आयोग थिंक टैंक है, मतलब सरकार को विचार देते हैं। 1 जनवरी 2015 को ये बना था, योजना आयोग के खत्म होने के बाद। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री ही करते हैं। शासी परिषद, तो जो परिषद होती है, कई सारे सदस्य होते हैं इस परिषद में। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं वहां के मुख्यमंत्री नहीं जाएंगे, वहां के जाएंगे राज्यपाल। और ये सहकारी संघवाद, नीचे से टॉप टू बॉटम, वो मतलब बॉटम टू टॉप। तो बॉटम टू टॉप पे काम कर देगा, मतलब सबसे नीचे काम होना चाहिए, उसके बाद ऊपर की ओर होना चाहिए, तो काफी अच्छी चीज है। और सहकारी संघवाद, सहकारी संघवाद का क्या होगा? मिल के काम करेंगे, तो राज्य प्लस केंद्र मिल के काम करते हैं नीति आयोग में। अब नीति आयोग के कई सारे पहले हैं, जैसे इंडिया चेन, साथ ई एजुकेशन के लिए है, मीथेनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम। तो ये सारे कई सारे, जैसे इंडिया चेन, ई अमृत, साथ ई महिला उद्यमिता मंच, मीथेनॉल, अटल नवाचार मिशन, महिला परिवर्तन, एनजीओ दर्पण, एसडीजी इंडिया इंडेक्स, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है हर साल। तो एसडीजी जो इंडिया इंडेक्स है, नीति आयोग ही निकालता है। समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, इनमें से कुछ याद रखने, क्योंकि अगर मेंस में भी देना है तो हमें इनमें से कुछ डाटा याद रखना पड़ेगा। और प्री में भी 4 पॉइंट दे देगा वो इनमें से, कि कौन सा नीति आयोग के द्वारा नहीं है। जैसे मान लो दे दिया सुशासन सूचकांक, क्या नीति आयोग की पहल है? तो बिल्कुल है नीति आयोग की पहल। भारत नवाचार मिशन क्या नीति आयोग की है? तो ये भी ठीक है। तो ये हुआ आज का हमारा 27 जनवरी का जो डिस्कशन था।